नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डॉक्टर साहब का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। दरअसल अमेरिका से उनकी बेटियों को आना है और जब तक बेटियां नहीं आएंगी अंतिम संस्कार नहीं होगा। अंतिम संस्कार से पहले शनिवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा डॉक्टर साहब का, और वहीं से डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकलेगी। सपनों का पीछा करना जिसने सिखाया हमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस देश के अगर सबसे महान नेताओं में सर्वोच्च 3 की गिनती करनी हो तो निजी तौर पर उसमें एक नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैं जरूर रखूं। मनमोहन सिंह भविष्य दृष्टा थे, भविष्य वक्ता नहीं कहूंगा मैं, भविष्य दृष्टा थे। तमाम ऐसे वाकये हैं जो उन्होंने कहा वही हुआ। आज हम कुछ क्लिप्स आपको उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस देश के दिशा और दशा को समझने के लिए हम कुछ क्लिप्स दिखाएंगे आप। मोदी इस देश के लिए विनाशकारी प्रधानमंत्री होंगे। सरदार मनमोहन सिंह ने यह पहले ही देख लिया था। सिद्धू जो भाजपा में रहते हुए डॉक्टर साहब पर बहुत कटाक्ष किए, उन्होंने खुले मंच से जब डॉक्टर साहब के चरणों में सर रखकर कहा है उन्होंने कि मैं उनके चरणों में सर रख करके जब माफी मांगा तो उस माफी के अंदाज पर सोनिया गांधी खूब हंसी, खिलखिलाकर हंसी, और उन्हें शायद गर्व महसूस हुआ होगा। उस हंसी के पीछे वो गर्व था जो गर्व उन्हें सरदार मनमोहन सिंह ने दिया था सोनिया गांधी को, वो गर्व था। बराक ओबामा से जब सवाल होता है कि मोदी आपको कहते हैं माय फ्रेंड बराक, तो उन्होंने मोदी पर न जवाब दे करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना दोस्त बताया। 2009 G20 का समिट, जब भारत के मीडिया हाउस की एक महिला पत्रकार बराक ओबामा से सवाल करती है तो बराक कहते हैं कि आपको अपने प्रधानमंत्री पर प्राउड होना चाहिए। और प्राउड तो यह है कि वो महिला पत्रकार कहती है कि बिल्कुल मुझे है, हमें सबको है, हमारे पूरे देश को है अपने प्रधानमंत्री पर प्राउड। ऐसी छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं। आखिरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर प्रधानमंत्री 3 जनवरी 2014 की शायद तारीख थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से आपको बताऊंगा और फिर क्लिप्स दिखाऊंगा। मैं क्लिप्स एक एक करके सिद्धू की माफी का क्लिप वो दिखाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा मेरे साथ आप ठहरिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से वो हाईलाइट करके मैंने रखे हैं, वो टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट में बताऊंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे सवाल हुए और बड़े कड़वे सवाल हुए, कठोर सवाल हुए। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 के बाद देखा ही नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री ये 3 जनवरी 2014 को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो 3 जनवरी 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इस देश में प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने देखी नहीं है। आप जोड़ते जाइए 3 जनवरी 2014 से दिन जोड़िएगा, प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। कड़वे सवाल, तीखे सवाल, देश के जरूरतों से जुड़े सवाल, आम आदमी की जरूरतों से जुड़े सवाल, ये तो कल्पना से परे हो चुके हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार पर जब सवाल हुए, भ्रष्टाचार यूपीए 1 यूपीए 2 उस जमाने में कोल आवंटन से लेके और 2G स्पेक्ट्रम तक के जो आरोप लगे थे, जिसके वजह से मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री उस सरकार में जेल गए, उसमें क्या कहा उन्होंने? मनमोहन सिंह ने कहा जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल है तो इनमें से ज्यादातर आरोप यूपीए 1 से जुड़े हैं। कोल ब्लॉक आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दोनों ही यूपीए 1 के दौर का है। हम अपने काम के आधार पर वोटर के सामने गए और भारत की जनता ने हमें दोबारा जनादेश दिया। ये मुद्दे समय समय पर मीडिया, सीएजी और कोर्ट में उठता रहा है, लेकिन भारत की जनता ने हम पर दोबारा भरोसा जताया। गौर से सुनिएगा, अभी आगे ये पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता ने मुझसे और मेरी पार्टी से नहीं जोड़ा। सवाल था, क्या आपको नहीं लगता कि यूपीए 1 के भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आपकी सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? तो उन्होंने क्या कहा, अब यहां पर गौर कीजिएगा। मैं इस मामले में थोड़ा दुखी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने ही इस बात पर जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मैं ही था जिसने जोर देकर कहा था कि कोल ब्लॉक आवंटन नीलामी के आधार पर हो, लेकिन इन तथ्यों को भुला दिया गया। इस मामले में विपक्ष का अपना स्वार्थ निहित था। कुछ मौकों पर मीडिया उनके हाथ का खिलौना भी बन गया। इसलिए मेरे पास इसकी हर वजह है कि जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, हम बेदाग बाहर आएंगे। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, हम बेदाग बाहर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। अब देखिए, आदमी की ईमानदारी देखिए कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, हम बेदाग बाहर आएंगे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। उनको यह भी आभास था कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसको जिस तरह से हाइप दिया गया, जितना बड़ा आकार बनाया गया, वो गुब्बारे समान था। लेकिन इस समय की दिशा को मीडिया कुछ मौकों पर सीएजी और अन्य लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज्यादा उदार होगा। अब देखिए, मीडिया का दौर देखिए, उस दौर में भी मैं मीडिया का हिस्सा रहा। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का तब तब आजादी थी, पत्रकारिता को काफी हद तक आजादी थी पत्रकारिता करने की। उस दौर में यूपीए 2 की सरकार जब चल रही थी, तो उस सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा मीडिया लामबंद था। पूरा मीडिया लामबंद था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का माउथपीस बना हुआ था मीडिया। आप सोच लीजिए, उसके बाद इस मीडिया के मुंह पर कैसे ताला लगा है। ये मीडिया अब जुबान नहीं खोल पाती, जुबान नहीं खोल पाती है। एक सवाल उसके बाद था कि पिछले 9-10 साल में कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि इस्तीफा देना चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने बिना डर और पक्षपात के अपने काम को ईमानदारी से पूरी तरह ईमानदारी से निभाया है। जैसे मैं पहले था वैसे ही आज भी हूं, कोई परिवर्तन मुझ में नहीं हुआ है। अब इससे आगे और आप समझिए कि उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी आप पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं मानते हैं कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ये फैसला इतिहास को करना है। बीजेपी और इसके सहयोगी को जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। अगर आपको मजबूत प्रधानमंत्री बनने का मतलब अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का कत्ल है, तो मैं नहीं मानता कि देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगर अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का कत्ल इसी का मतलब मजबूत प्रधानमंत्री है, तो मैं नहीं मानता देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब सबसे पहले मैं सिद्धू की, इसलिए मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा की। अब जरा सिद्धू, क्योंकि ऐसे ही कमजोर प्रधानमंत्री और ऐसे ही टिप्पणियां लगातार होती थी। चूड़ियां लेकर के स्मृति ईरानी पीएमओ की तरफ कूच कर जाती थी। सिलेंडर और चूड़ियां, मनमोहन सिंह को चूड़ियां दो, कमजोर प्रधानमंत्री। जरा सिद्धू को, उस दौर में सिद्धू भाजपा में हुआ करते थे और जमकर मनमोहन सिंह को निशाना बनाया करते थे। मनमोहन सिंह के सामने सोनिया गांधी बगल में बैठी हुई हैं और सिद्धू मंच से बोल रहे थे। वो क्लिप जरा सुनवाइए, कंट्रोल रूम सुनवाइए। और मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं। और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर होते हैं।
आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी करेगी खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह तकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया ठोकोता। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। देखा आपने, सोनिया गांधी को एक तरफ अशोक गहलोत बैठे हुए थे, और मनमोहन सिंह को देखा आपने भावभंगी में। इतनी तारीफ में अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं, आप लोग देखते रहते होंगे आजकल, लेकिन वही कूल अंदाज, वैसे ही संयमित बैठे हुए हैं। इसके बाद और मैं अब दिखाता हूं, करप्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुई थी। उससे पहले सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच वो दौर था, संसदीय परंपराओं को देखिए अपने, और कैसे संसद में नोक झोंक होती थी। उस नोक झोंक में भी एक मिठास हुआ करता था। जब कारवां लुट गया शेर ठोक करके, और सुषमा स्वराज ने हमला किया मनमोहन सिंह पर, तो मनमोहन सिंह ने भी एक छोटे से शेर से जवाब दिया था, और सुषमा स्वराज खूब मुस्कुराई थी। जरा सुना दीजिए, दिखाइए वो संसद का हिस्सा, क्लिप दिखाइए। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। जिस पीसी की मैं बात कर रहा था, प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी पीसी, उसमें करप्शन पर सवाल हुआ। मीडिया कैसे सवाल करती थी उस दौर में, और प्रधानमंत्री कैसे उन कड़वे कठोर सवालों का बड़े संयमित होकर जवाब दिया करते थे, उसकी झलक। क्योंकि बहुत सारे वो बच्चे जो 2013-14 के बाद, मतलब वो बाल्यावस्था था, जो है केशवावस्था था, तो उसके बाद जो बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, युवा हुए, उन सबको शायद वो दौर नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री से सवाल कैसे किए जाते हैं। जिन्होंने वो दौर देखा है कि आम चूस के खाया जाता है या काट के खाया जाता है, आप इतना एनर्जेटिक कैसे रह लेते हैं, 18 घंटे आप क्या पीते हैं कि 18 घंटे आप काम करते हैं, क्या खाते हैं कि आप उछलते रहते हैं। ऐसे सवाल ही जिसने सुना है प्रधानमंत्री से, आप कैसे मोर को दुलार देते हैं, कबूतर को कैसे उड़ाते हैं, मतलब यही सब जिन्होंने कठोर सवाल सुना ही नहीं है, उनके लिए मैं एक क्लिप सुनाता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री से सवाल होते थे और प्रधानमंत्री कितने संयमित होकर जवाब देते थे। ये सरदार मनमोहन सिंह है, सुनाइए। My question is very simple and straightforward on the issue. I know there have been a lot of questions on corruption and on various other issues, but personally for you, many will accuse you, as you said, history has to be kind and look at you and you'll come out unscathed. But many will look at you personally as being unable to actually act or rein in your own cabinet ministers. The fact that you allowed a situation to go out of hand, that you failed to act politically, which was required, and that you kept going back to a core group or to various other people but refused to act, and that is why we came to a stage where even the Supreme Court asked the Prime Minister's office and even indicted it for various acts of omission and commission. So how do you respond to that politically, and how do you see your legacy because of the failure of you to act in a Well, I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the or for that matter the opposition parties in parliament. But about the fact that you failed to act personally I and rein in your own cabinet ministers?
I cannot, I think, divulge all the things that take place in the cabinet system of government. I think, taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity, I have done as best as I could do under the circumstances. That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. To have Narendra Modi as a Prime Minister, it will be disastrous for the country. ये इसी पीसी में बोल दिया था, इसीलिए मैंने कहा था भविष्य दृष्टा, भविष्य वक्ता नहीं, बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस नहीं, भविष्य दृष्टा। देख करके आदमी की बौद्धिक क्षमता, आदमी की ईमानदारी को आंक लेना, ये भविष्य दृष्टा होता है। बातों से समझ जाना। आपने सुना कितने कठोर सवाल थे कि आप ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कैबिनेट को नहीं कंट्रोल कर सका, ये सब करप्शन की जिम्मेदारी आएगी। और ये तो एक क्लिप था, 1 घंटे से ज्यादा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 1 घंटे, मैं बता दूं आपको, 3 जनवरी 2014, 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पत्रकार जवाब के बीच में काट करके कहते ना सप्लीमेंट्री दे देना क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी दे रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आज के दौर में आपने देखा है, आज के दौर में तो यही देखा होगा, ओ सफेद शर्ट बैठ जा, ओ पीली शर्ट किनारे हो जा, यही देखा होगा आपने। ये असली था। 2016 की नोटबंदी के बाद उन्होंने क्या कहा था, जरा सुना दीजिए कंट्रोल रूम, सुना दीजिए। Management failure, and in fact it is a case of organized loot and legalized plunder. Mr. Chairman, sir, I rise to highlight. I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks but they are not allowed to withdraw their money. The GDP of the country can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run. Well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. What has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. It is no good that every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw money. That reflects very poorly on the Prime Minister's office, on the Finance Minister's office, and on the Reserve Bank of India. I am very sorry that the Reserve Bank of India has been exposed to this sort of criticism, which I think is fully justified. The Prime Minister must come with some constructive proposal how we can implement the scheme and at the same time prevent this distress that has been caused to the common people.
प्राइम मिनिस्टर शुड कम विद सम कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल। ये मनमोहन सिंह ने लाइन जो कही थी उसके पीछे बहुत चीजें छिपी हुई हैं कि सम कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल, किसी भी सृजनात्मक प्रपोजल के साथ प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव ही आ रहा है। ये नोटबंदी पर था, और नोटबंदी पर क्या कहा था मैंने, फिर अब आपको इसी में याद दिलाऊं भविष्य दृष्टा कैसे थे। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड ब्लंडर। लीगलाइज्ड ब्लंडर यानी वैधानिक रूप से एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, इसको लीगलाइज किया गया है, वैधानिकता दी गई है, कानूनी जामा पहनाया गया एक ब्लंडर को। ऑर्गेनाइज्ड लूट यानी संगठित लूट इसके जरिए हो रही है। इसी में उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई कंट्री ऐसी बता दीजिए जिसमें वहां का आदमी, वहां का नागरिक अपना बैंक में जो पैसा रखा है उसको न निकाल सकता हो, उस पर रोक लग गई हो। दुनिया में कोई ऐसा देश बता दीजिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि मैं ओवर एस्टिमेट नहीं, अंडर एस्टिमेट करके बता रहा हूं कि 2%, मिनिमम 2% जीडीपी में गिरावट होगी इस नोटबंदी से। और इस भविष्य दृष्टा का आकलन देखिए कितना सटीक था। उन्होंने कहा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, ये अंडर एस्टिमेट है कि इतना तो गिरेगा ही गिरेगा। 2% जीडीपी गिरी। आगे मोदी पर वो क्लिप फिर से सुना दीजिए जरा, छोटी सी क्लिप है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा। सुनाइए कंट्रोल। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. चलिए सुना दिया। करण थापर बराक ओबामा के साथ एक कार्यक्रम, पब्लिक शो में जो इंटरव्यू होता है, जैसे वो खुले मंच पर होता है, आजकल देखते होंगे अलग अलग चैनल्स करते हैं, वैसे ही एक मंच पर करण थापर के साथ बराक ओबामा, और बराक ओबामा से सवाल करण थापर करते हैं, माय फ्रेंड बराक, मोदी जी का स्टाइल। और जवाब बराक ओबामा का सुनिए, था सारा सवाल नरेंद्र मोदी पर, लेकिन जवाब सारा बराक ओबामा का डॉक्टर सिंह पर था, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर था, सरदार मनमोहन सिंह पर था। सुनाइए जरा वो भी क्लिप। A lot, President Obama, has been written and said about your relationship, your friendship with Narendra Modi. At his invitation, you came as chief guest. You were the first American president to come as chief guest on Republic Day. You did a joint radio broadcast together. And frequently, Prime Minister Modi used to refer to you as my friend Barack. What's your opinion of Narendra Modi? I like him. But I really also was great friends with Dr. Singh. And, you know, when you look at the work and the steps that Dr. Singh took to open up and modernize the economy and launch what I think has was really the foundations for the modern Indian economy, that's also important. So I think, look, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी, यानी जो आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी नींव रखी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये बराक ओबामा बोल रहे हैं। पूरे सवाल में मनमोहन सिंह का जिक्र कहीं नहीं है। आपने गौर से सुना होगा, करण थापर का जो सवाल है वो पूरा सवाल मोदी और बराक ओबामा के रिश्तों पर है कि मोदी कहते हैं माय फ्रेंड बराक। उन्होंने मोदी पर जवाब सिर्फ एक लाइन दिया, आई लाइक हिम, बट डॉक्टर सिंह वाज माई ग्रेट फ्रेंड। बस आई लाइक हिम है मोदी के बारे में, सवाल पूरा मोदी के बारे में था, लेकिन आई लाइक हिम, बट वहीं पर बट लग जाता है और बट के बाद चर्चा शुरू हो जाती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनको अपना वो महान मित्र बताते हैं, ग्रेट फ्रेंड। ऐसा ही एक क्लिप है 2009 G20 समिट, उसमें भारत की एक महिला पत्रकार, जरा सवाल और जवाब दोनों सुनिएगा, उसमें हास्य भी है, जो है एक ग्रेट महान लोकतंत्र
अमेरिका भी एक महान लोकतंत्र है और मैं उस लोकतंत्र को इसलिए भी वो करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बड़ा है, पुराना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंट। वो स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, यानी पारदर्शी और मजबूत डेमोक्रेसी है जो हम हासिल करने की ओर बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो है हमारी डेमोक्रेसी वो भी कमजोर हो रही है, यही चिंता का विषय है। तो उस पारदर्शी और मजबूत लोकतंत्र के मुखिया के उस हास्य के साथ जो पत्रकार का सवाल है और बराक ओबामा का जवाब है, जरा उसको सुनिए। How are you? Thank you for choosing me. I'm very well. I'm Simrat from the Times of India. What is America doing to help India tackle terrorism emanating from Pakistan? Well, first of all, your Prime Minister is a wonderful man. Thank you. I know. And I agree. well, I agree. you know, did you have something to do with that, or you seem to kind of take credit for it a little bit there? Really proud of him. Of course, you should be proud of him. I'm teasing you. I think he's a very wise and decent man, and has done a wonderful job in guiding India, even prior to being Prime Minister, along a path of extraordinary economic growth that is a marvel, I think, for all the world. We did discuss the issue of terrorism, and we discussed it not simply in terms of terrorism emanating from Pakistan, although obviously काफी डिटेल में आगे पूरा we are बता रहे very- हैं चर्चा कैसे हुई है, क्या क्या चर्चा हुई है, लेकिन उसमें पूरे हास्य में बीच में वो रिपोर्टर के साथ, पत्रकार के साथ ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि खिलखिला करके हंसना। उन्होंने कहा भी आई एम टीजिंग, उन्होंने कहा वंडरफुल मैन, योर पीएम, योर प्राइम मिनिस्टर इज वंडरफुल मैन, वाइज एंड डिसेंट मैन। हम सब उनको सुनते हैं, दुनिया में काफी लोग उनको सुनते हैं। अपनी किताब लिखी थी बराक ओबामा ने, और 2010 की शायद बात है, उस 2010 में उन्होंने कहा भी था, जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। क्यों सुनती है? ये बेवजह नहीं होता है। आप 1991 से अगर देखना शुरू करेंगे तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद तक रहने तक 2014 तक आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसकी वजह से जब मनमोहन सिंह कुछ बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, बोलते थे तो सुनती थी, कुछ करते थे तो देखती थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की अगर मैं बात करूं तो इतनी बुरी स्थिति थी, बदतर स्थिति थी। चंद्रशेखर की सरकार कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। भारत के पास कुल मिला के 15 से 20 दिन का ये विदेशी मुद्रा भंडार था कि अगर वो तेल का आयात और ये सब करती तो 15-20 दिन में खत्म हो जाता। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने रेटिंग इतनी बुरी कर दी थी कि भारत को कर्ज कहीं से नहीं मिल रहा था। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका था भारत, ब्राजील और मैक्सिको के बाद सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका था। कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं था। उस दौर में मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी मिली। भारत का सोना ब्रिटेन पे गिरवी रखा, आईएमएफ से कर्ज लिया, रुपए का 20% इकोनॉमी को जानने वाले बात समझ पाएंगे, नहीं तो अंधभक्त तो ये भी कह देंगे कि देखो रुपए आज गिर रहा है तो बहुत इन लोगों को परेशानी है, तब मनमोहन सिंह ने जानबूझ के गिराया था। रुपए का 20% अवमूल्यन किया, रुपए का अवमूल्यन करके रुपए को कमजोर करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जब आपके रुपए के आपके करेंसी की वैल्यू घटती है, डाउन होती है, एकदम बंद सिकंजे में कसी हुई इकोनॉमी, दम तोड़ती इकोनॉमी हमारे सामने उस दौर में चुनौती, आप यकीन करेंगे डिफॉल्टर, इंटरनेशनल डिफॉल्टर होने का हमारे ऊपर खतरा था, अंतरराष्ट्रीय डिफॉल्टर। तमाम देशों के कर्ज डिफॉल्टर मतलब हम घोषित होने के कगार पे थे, कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे, ब्याज देने की स्थिति में नहीं थे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाया। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनको दिखाया
इस इकोनॉमी से उनका परिचय कराया, 1 to 1 करवाया, खोला इस देश की इकोनॉमी को, और फिर जो 2%, 2.5% जीडीपी ग्रोथ थी उसे पहुंचा दिया 7%, 8%, 9%। मनमोहन सिंह की बात करना, उनकी कहानियां बताना, उनकी उपलब्धियां गिनाना, इसके लिए बहुत लंबा वक्त रखे ना, 5-6 घंटे का सेशन रखें तो शायद कम पड़ जाए। उसमें मेरे जैसे सामान्य पत्रकार के बस का भी नहीं है कि सब कुछ बता पाए। कितना पढ़ेंगे, कितना याद करेंगे और कितना बताएंगे। अलग अलग विधा के तमाम एक्सपर्ट बिठाने पड़ जाएंगे तो 5-7 घंटे का सेशन कम पड़ जाएगा। सिर्फ ये उनकी उपलब्धियों पर, उनके व्यवहार पर, विनम्रता पर, जो है ईमानदारी पर, निष्पक्षता पर, इन सब पर नहीं, सिर्फ फाइल वाले जो है ना, फाइल में आदेश किए हुए उनके ऐसे जो है ऐतिहासिक निर्णय जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी, सिर्फ उन पे 5-7 घंटे का सेशन करना पड़ेगा। खैर, डॉक्टर साहब अब हमारे बीच नहीं है। उनका शनिवार को अंतिम संस्कार होगा। मैंने शुरू में बताया था कि बेटियों के अमेरिका से आने के इंतजार की वजह से शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कांग्रेस, राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खोया है। कल ही उन्होंने 26 तारीख से संविधान को लेकर के एक यात्रा निकालने का ऐलान किया। अब डॉक्टर साहब, यानी अगर उनके जिसे वो गुरु और मार्गदर्शक कह रहे हैं, उनसे कुछ सीखते हुए अगर इस यात्रा में, मुझे लगता है निजी तौर पर अगर सलाह देना हो तो मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह दूंगा कि इस यात्रा का फ्रंट फेस, ये यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की रूह के सच्चे प्रतीक हैं। उस सेकुलर चेहरा, वो जो हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा है, वो चेहरा अगर देखना हो तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा एक बार अपने आंखों के सामने लाइए, भारत का सेकुलर चेहरा दिखेगा। 26 जनवरी से जो यात्रा प्रस्तावित है, उस यात्रा का फेस, उस यात्रा का नाम, सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह से जोड़ा जाना चाहिए, मुझे लगता है। इजाजत दीजिए, यही हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। अलविदा डॉक्टर साहब।